Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education and today we are going to start the second chapter from First Flight, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So सबसे पहले हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में. आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पर्सन ऐसा होगा जिन्होंने इनका नाम पहले नहीं सुना होगा. जिन्होंने भी इनका नाम पहले सुना है, जब हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला तो हम सभी को पता है कि ये कौन है. ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हैं. और इनकी स्टोरी जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? साउथ अफ्रीका में. ब्लैक प्रेसिडेंट हमने क्यों बोला? ब्लैक को हमने इसलिए यहाँ पर हाईलाइट किया है क्योंकि जिस जगह पर ये रहा करते थे, मतलब साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर अपार्थाइड था. मतलब वहाँ पर कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. अब इसको हम थोड़ा सा ब्रॉडली समझने की कोशिश करते हैं. डिस्क्रिमिनेशन जैसे हमने बात की, हम लोग आसपास, अपने आसपास भी देखते हैं, कास्ट को लेके काफ़ी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जेंडर को लेके डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. तो जहाँ पे कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वहाँ पे हम बोलते हैं ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है. जहाँ पर जेंडर को लेके डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वहाँ पर हम बोलते हैं कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है. ऐसे ही जहाँ पर वो रहा करते थे, मतलब साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर हमेशा कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, वाइट और ब्लैक के अंदर. सो जो वाइट मैन्स थे वहाँ पर उनको हर तरह के, मतलब कि उनको हर तरह के चीज़ें उनको प्रोवाइड होती थी, उनको हर तरह के राइट्स मिलते थे. लेकिन जो ब्लैक मैन थे वहाँ के, उनको उनके जो यूजुअल राइट्स होते हैं, जो उनको उनके फंडामेंटल राइट होते हैं, उनको वो भी नहीं दिए जाते थे. सो ये जो कलर को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको बोलते हैं अपार्थाइड. सो ये जो उनके अंदर जो ये जोश था, मतलब एक कुछ करने का, मतलब अगर हम बात करें ब्लैक प्रेसिडेंट, वो कैसे बने? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इतनी सारी चीज़ें देखी जिसको देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, ये जो फाइट है ये सिर्फ मेरी फाइट नहीं है, ये सिर्फ मेरी अकेले की कहानी नहीं है. ये यहाँ मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी ब्लैक मैन हैं ये उन सभी की कहानी है. तो हमें इस चीज़ को चेंज करना है. और अगर मैं ये चीज़ आपको बताऊं कि जो नेल्सन मंडेला है वो 30 इयर्स तक जेल में ही रहे हैं, प्रिजन में रहे हैं. तो आप लोग ये सोचेंगे कि अगर 30 इयर्स तक वो जेल में रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने मतलब वो कैसे प्रेसिडेंट बने? और अगर वो जेल में रहे हैं तो इसका मतलब तो वो क्रिमिनल ही हुए. लेकिन ऐसा नहीं था. वो जेल में सिर्फ इसलिए रहे क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका जो प्रोटेस्ट था वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था. उस प्रोटेस्ट में उन्होंने किसी को भी परेशान नहीं किया, उन्होंने किसी को भी हार्म नहीं किया था. वो जो उनका प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, जिसमें वो सिर्फ अपने ये चीज़ को वो सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि हमें जो है सबको इक्वल समझना चाहिए. हमें इस अपार्थाइड की जो ये जो प्रथा है या ये जो चीज़ें हैं, हमें इसको जो है और ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए. ये जस्टिस नहीं है. सो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, और हम लाइन बाय लाइन, यहाँ पे मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं, आप इसको देखेंगे. इन नोट्स के अंदर ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट है. और हम बात करेंगे अब इसमें कि किस तरह से वो जिस दिन उनका इनॉग्रेशन डे था, जिस दिन उन्होंने, जैसे हम लोग इंडिया में भी हम शपथ लेते हैं जिस दिन हम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिस दिन यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट बनता है, सो उस दिन जैसे शपथ ली जाती है, तो सेम उनके साथ था. उस डे से वो फ्लैशबैक में वो स्टोरी जाएगी कि उन्होंने किस किस तरह के इंसिडेंसेस देखे और उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आई जिन्होंने उनको मोटिवेट किया कि हाँ अब मुझे कुछ करना है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए. ये जो फाइट है ये सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे लोगों की भी फाइट है. सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. सबसे पहले जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वो है द व्यू ऑफ इनॉग्रेशन. सो जिस दिन वो शपथ लेने वाले थे, जिस दिन वो ये प्रेसिडेंट, मतलब ऑफिशियली वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे, ये डेट और जगह दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आ सकता है आपको. 10th में 1994 की बात है ये इनॉग्रेशन डे. उसके बाद ये कहाँ का व्यू है, ये कहाँ पे उन्होंने शपथ ली थी? लवली एम्पी थिएटर इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया. सो ये वहाँ का व्यू है. सो वहाँ पर जो है ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इन्हीं की बुक है, उसी में से ये लेसन लिया गया, जैसे हमने पहले भी बात की थी. सो वो बताते हैं कि वहाँ का जो व्यू था वो देखने लायक व्यू था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि मतलब कि अगर हम बात करें, पहली बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि more than 3 centuries के बाद में कोई ब्लैक मैन जो है वो
प्रेसिडेंट बना था या अब उनकी जो है गवर्नमेंट आने वाली थी। सो बताते हैं कि वो व्यू बहुत देखने लायक था और आई वॉज वेरी इमोशनल, वो बताते हैं और कहते हैं कि वो उस व्यू को देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मैं समझ रहा था कि मुझे यहाँ अब जो करना है, मुझे सब कुछ अपने देश के लिए करना है, मुझे जो कुछ भी करना है अपने लोगों के लिए करना है, उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद स्वेरिंग इन सेरेमनी। तो जैसे हमने इंडिया में भी देखा है कि जब कोई प्रेसिडेंट बनता है या कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उनको अपना काम शुरू करने से पहले या फिर ऑफिशियली उनको वो जगह देने से पहले जो है एक शपथ ली जाती है। तो ये उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि उनकी जो स्वेरिंग सेरेमनी थी वो कैसी जा रही थी। तो बताते हैं कि स्वेरिंग सेरेमनी जो थी वो भी बहुत अच्छी जा रही थी, वो इतना ज़्यादा जो है खुश थे सब लोग वहाँ पर, और सबसे अच्छी चीज़ है कि लोगों ने उन्हें जो है उन्हें अपना लिया था, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद बताते हैं मिस्टर डे क्लर्क जो थे वहाँ पे वो अपॉइंट हुए थे एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद वो बताते हैं थाबो म्बेकी जो थे वो जो वहाँ पर अपॉइंट हुए थे एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट एंड नेल्सन मंडेला वॉज appointed as the president of South Africa. इसके बाद देन मंडेलास सेरेमोनियल स्पीच। अब उस दिन जो उन्होंने स्पीच दी वो स्पीच जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग स्पीच है, बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोगों को बहुत कुछ उस स्पीच से सीखने को मिलेगा। वो ऐसी स्पीच है कि उस स्पीच को सुन के हर कोई जो है वो इमोशनल हो जाता है। उनकी स्पीच के जो मेन पॉइंट्स थे, उनके पॉइंट्स थे विक्ट्री ओवर अपार्थाइड वाज अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। अब अगर हम बात करें अपार्थाइड की, जो हमने पहले भी बात की थी कि ये जेंडर से रिलेटेड किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये कास्ट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन है कलर का, वाइट और ब्लैक मैन के अंदर। उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके कारण जो है वहाँ पर इतना बुरा माहौल था, उनको स्कूल के अंदर भी उसी तरह की चीज़ें जो है मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे उनके साथ में कि वो बहुत ज़्यादा जो है उनको परेशान करते थे। और वो बताते हैं कि पहले तो ये चीज़ें सिर्फ मेरे साथ ही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि ये चीज़ें सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये तो मेरे जो यंगर ब्रदर सिस्टर्स हैं या फिर मेरी सोसाइटी के जो लोग हैं, जो मेरे लोग हैं, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं थी, ये सबकी स्टोरी थी, ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, ये सबकी प्रॉब्लम थी। सो बताते हैं कि जब मुझे ये चीज़ समझ में आई, जब मुझे ये लगा कि नहीं ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये सबकी स्टोरी है, उस दिन मैंने अपने आप को मतलब बिल्कुल बोल्ड कर लिया था। मैंने समझ लिया था कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है अपने नेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो वो कहते हैं विक्ट्री ओवर अपार्थाइड, जो विक्ट्री है, हमने जो विक्ट्री हासिल किया, अपार्थाइड मतलब जो हमने बात की थी कि जो कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन है, वो जो एक विक्ट्री है वो एक कॉमन विक्ट्री है जस्टिस के में, पीस में और ह्यूमन डिग्निटी में, क्योंकि वो जस्टिस नहीं था। एक कलर को लेकर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करना वो जस्टिस नहीं है, डिस्क्रिमिनेट करना ही जस्टिस नहीं है। लेकिन वो लोग जो थे वो कलर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे वाइट और ब्लैक में। तो वो बताते हैं कि वो जो जस्टिस था, जो हमें वो जस्टिस मिला, मतलब वो बहुत ही प्राउड मोमेंट था। वो जो विक्ट्री थी उनकी, वो जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री थी। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया में, सो हमने कितनी बार देखा है, जब अगर हम बात करें 26 जनवरी को हमने देखा है कि जब परेड निकलती है रिपब्लिक डे पे, सो उस टाइम पे अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सोल्जर्स का, खासकर जो हमारी मिलिट्री फोर्स होती है, वो बहुत अच्छा जो है वो प्रोग्राम देते हैं, वो बहुत अच्छा एक प्रदर्शन देते हैं जिसमें वो अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाते हैं। और अगर हम देखें कि ऊपर हवा में भी हम लोग देखते हैं कि वो अपने जो जेट्स हैं उससे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करते हैं। अच्छा, वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने आपको अपना लिया है। सो वो बताते हैं कि जो वहाँ पर जब उन्होंने मतलब वहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा था मिलिट्री पावर के बारे में, वो बताते हैं कि उस टाइम पे उस सेरेमोनियल में मिलिट्री लॉयल्टी टू द फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जब मिलिट्री ने वो प्रोग्राम किया, मतलब मिलिट्री ने जब हमें वो उस तरह का प्रदर्शन दिया अपने प्रोग्राम, मतलब जो हमारा सेरेमोनियल था उसमें जिस तरह का प्रदर्शन जो है वो मिलिट्री ने दिया, वो दिखाता है कि वो लॉयल्टी से हमें अपना रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि जो भी अब गवर्नमेंट आएगी वो हमारा अच्छा ही करेगी, और वो हमें अपना रहे थे। इसके बाद दूसरी चीज़ वहाँ पर क्या होती है, 2 नेशनल एंथम्स वर प्लेड। सो
इवन दो जो नेल्सन मंडेला थे, क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि वो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने के बाद यहाँ तक पहुँचे थे, और उनका मानना था कि डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कास्ट के बेसिस पर हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पर हो। और क्योंकि वहाँ पर अपार्थाइड था, वहाँ पर कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन था, तो वो चाहते थे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और उसी को और क्योंकि अब वो पीस को प्रमोट करने के लिए, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए उन्हें 2 नेशनल एंथम्स वहाँ पर प्ले किए गए थे। क्योंकि पहले वो जो था मेजरली वहाँ पर वाइट मैन का ही गवर्नमेंट थी वहाँ पर, और वाइट मैन का ही सब कुछ वहाँ पे माना जाता था। सो पहला जो वहाँ पर एंथम था वो वाइट मैन का था, पहले वहाँ पर वही एंथम जो है वो प्ले किया जाता था। तो उन्होंने उस एंथम को भी नकारा नहीं, उन्होंने उसको भी डिनाई नहीं किया। वहाँ पर 2 एंथम जो है, 2 नेशनल एंथम प्ले किए गए थे। एक वो वाइट मैन का जो था, जिसमें मेजरली वहाँ पर वाइट मैन की ही मतलब प्रेस की जाती थी, और दूसरा जो नेशनल एंथम था जो वहाँ पर नया बनाया गया था, जो कि मेजरली पूरे नेशन को कवर करता था, उसमें वाइट और ब्लैक मैन दोनों की बात की गई थी। तो उन्होंने वहाँ पर दोनों ही नेशनल जो एंथम है वो वहाँ पर प्ले किए गए थे। इसके बाद आगे चलते हैं, ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पर क्या था कि वो हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा जो है ओवरवेल्म, मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है फील कर रहे थे, अपनी हिस्ट्री को देखते हुए आ रहे थे कि कितना टाइम जो है हम लोगों ने सहा है। हमने बात की थी पहले भी कि मोर देन 3 सेंचुरीज के बाद में कोई ब्लैक मैन जो है वो प्रेसिडेंट बना है, उनकी गवर्नमेंट आई है। उनकी उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने कही थी, जो डिमांड्स उन्होंने की थी, या इक्वालिटी कितने टाइम के बाद उनको मिली है। सो वो अपनी हिस्ट्री को देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ब्लैक और वाइट मैन के बीच में फाइट शुरू हुई और किस तरह से ये चीज़ें हुई। इवन दो हमारे ही नेशन के अंदर हमें क्रिमिनल बनाया गया, हमें प्रिजन में, हमें जो है जेल में डाला गया, और हमें इवन हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उसके लिए भी हमें बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान किया गया। हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हमें नहीं दिए गए। तो वो उसको याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। देन वो बताते हैं सिस्टम ऑफ इक्वालिटी हैड रिप्लेस दी अपार्थाइड। वो क्या कहते हैं कि अब जो सिस्टम आएगा, जो इक्वालिटी है, उसने किसको रिप्लेस कर दिया है? अपार्थाइड को। ये जो कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसको अब हमने ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ जो है इक्वालिटी होगी, अब हम कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इसके बाद अपार्थाइड रिजीम। अब क्योंकि अकेले नहीं थे वो इस फाइट में, जिस तरह की रेजिम वो चला रहे थे, अपार्थाइड के अगेंस्ट वो लोग फाइट कर रहे थे एक इक्वालिटी पाने के लिए, तो ये इस फाइट में वो अकेले नहीं थे। उनके साथ में बहुत सारे लोग जो थे, वो कहते हैं कि सिर्फ मेरी अकेले ही लड़ाई नहीं थी, मेरे सोसाइटी की, मेरे लोगों की लड़ाई थी, और वो लोग सब मेरे साथ में थे इस लड़ाई में। वो उनको भी इसका क्रेडिट देते हैं। वो कहते हैं कि मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ, अगर वो हैं तो मैं हूँ। तो वो सारा क्रेडिट उनको देते हैं, और वो कहते हैं कि जिस तरह का ऑप्रेस जो है उन्होंने झेला है मेरे साथ रहकर, और जो चीज़ें उन्होंने फेस की हैं मेरे साथ रहकर, वो चीज़ें मुझे जो है और ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि मुझे अब कुछ करना है, और अब हम पीछे जो है हम नहीं हट सकते हैं, हम बैक स्टेप नहीं ले सकते हैं। इसके बाद मैन ऑफ आउटस्टैंडिंग करेज, विजडम एंड जेनरॉसिटी। तो वो बताते हैं कि वो जो लोग थे जो मेरे साथ में थे, उनके अंदर वो क्या देखते हैं? एक तो आउटस्टैंडिंग जज्बा देखते हैं, वो उनकी करेज देखकर, उनकी विजडम देखकर, उनके अंदर जेनरॉसिटी देखकर वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मेस्मराइज फील करते हैं, और वो ये बिल्कुल जो है वो प्लेज लेते हैं कि अब हम बैक स्टेप नहीं लेंगे, और अब हम वही करेंगे जिसके लिए हमने फाइट जो है वो स्टार्ट की थी। हालांकि ये सब करने के लिए उन्हें बहुत सारा जो है ऑप्रेस फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है बैक स्टेप नहीं लिया। इसके बाद पीपल आर ग्रेटेस्ट वेल्थ। अब वो बताते हैं कि हालांकि जो साउथ अफ्रीका है वो मिनरल्स के लिए बहुत माना जाता है, जेम्स के लिए जो है वो माना जाता है कि वो बहुत रिच जगह है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वो साउथ अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, लेकिन वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि साउथ अफ्रीका सिर्फ मिनरल्स और जेम्स के लिए रिच है। साउथ अफ्रीका जो है वो रिच है, वो उसमें हमारी जो सबसे बड़ी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो है हमारे अपने लोग, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो पीपल हैं, हमारे जो लोग हैं, वो हमारी सबसे बड़ी जो है ग्रेटेस्ट वेल्थ है। और वो कहते हैं कि इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये मेरे लोग हैं, और इन आगे से जो है
इनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, ये किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करें, ये हमेशा जो है इक्वालिटी, इनको हमेशा इक्वल समझा जाए, ये अब से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरे लोग हैं, दे पीपल आर माइन। इसके बाद वो कहते हैं लर्निंग द मीनिंग ऑफ करेज। अब जब उन्होंने इन लोगों को लड़ते हुए देखा, बिकॉज उन्होंने देखा कि किस तरह से जो है लोग मेरे साथ लड़ रहे हैं, मेरे साथ जो है मतलब बिल्कुल ये चीज़ नहीं समझ रहे कि हमारा नुकसान हो सकता है या फिर हमें जो है जेल में बंद कर दिया जाएगा, वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते और वो मुझ पे विश्वास करते हैं, दे हैव ट्रस्ट ऑन मी। और वही चीज़ जो है वो मुझे और ज़्यादा करेज देती है, मेरे अंदर और ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन, मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती है कि अब मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है। अच्छा, उसके बाद वो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा मुझे बुरा तब भी लगता है क्योंकि पहले शुरू में तो मुझे लगता था कि शायद ये सब चीज़ें सिर्फ मेरे साथ में ही है, मतलब कि पहले जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कलर को लेकर ही ऑब्वियसली, तो मैं स्कूल में भी था तब भी मेरे साथ इस तरह की चीज़ें कुछ होती थी, इंसिडेंसेस मेरे साथ हुए हैं, लेकिन तब तक वो मुझे लगता था कि शायद सिर्फ मेरे साथ है। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे ब्रदर सिस्टर्स को भी ये फेस करना पड़ रहा है, उसके बाद मैंने देखा मेरे पेरेंट्स को भी ये सब फेस करना पड़ रहा है, फिर मैंने देखा कि मेरी सोसाइटी को भी ये सब फेस करना पड़ रहा है, तो उस टाइम मैंने सोचा कि नहीं, अब हमें इस चीज़ को चेंज करना होगा क्योंकि अब ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है फेस किया है, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की हैं जो चीज़ें कभी होनी ही नहीं चाहिए थी, हमें हमारे बेसिक राइट्स भी, हमारे फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दिए गए, जो चीज़ उनके अंदर और ज़्यादा करेज भरती थी, जो उनको और ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि अब मुझे नहीं रुकना है, मुझे बैक स्टेप नहीं लेना है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्विन ऑब्लिगेशन इन लाइफ। ट्विन ऑब्लिगेशन इन लाइफ इज, अब हम जैसे हमारे ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर हम हर पर्सन की बात करें, एज अ चाइल्ड ऑल्सो वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट गुड मार्क्स इन आर एग्जाम्स। तो और ऐसे ही टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो टीचर के ऊपर ट्रस्ट करके अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, ट्यूशन्स में भेजते हैं, या फिर जैसे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ट्रस्ट करते हो इसलिए आप वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कुछ पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, आप कुछ ना कुछ उससे ज़रूर सीखोगे। तो ये एक ऑब्लिगेशन होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो ऐसे ही नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, वो अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि एज अ पर्सन सबसे पहले मुझे लगता था कि मेरी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें सिर्फ मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है या फिर मेरे चिल्ड्रन है, इसके अलावा मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कहते लेकिन जब मैंने अपनी नेशनल कांग्रेस जो यूनियन है इसको जब मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे समझ में आया, जब मैंने डिस्क्रिमिनेशन देखा इस लेवल पे और जब मैंने लोगों को परेशान होते हुए देखा, जब मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा जो है ऑप्रेस फेस कर रहे हैं, उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फैमिली इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई पेरेंट्स आर ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन आर ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इसके अलावा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी है, मेरे ट्विन ऑब्लिगेशन, मतलब कि मेरी फैमिली भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अलावा मेरे पीपल, माई कम्युनिटी एंड माई कंट्री इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री इज द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइन। तो वो ये चीज़ बोलते हैं, कहते हैं कि सिर्फ मेरी फैमिली ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी कंट्री भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पीपल भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी कम्युनिटी भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद आगे चलते हैं। देन नेल्सन मंडेला जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब फिर वो बताते हैं जब उन्होंने इस सब चीज़ों को फेस किया, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी, ये जो स्टोरी है ये फ्लैशबैक में जा रही है। अब ये जो हमने बात की थी व्यू ऑफ इनॉग्रेशन, ये इन्होंने किसको ज्वाइन किया था? द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ही इन्होंने ज्वाइन किया था, जिनके साथ ही इन्होंने आगे प्रोटेस्ट किया। और वो प्रोटेस्ट में फिर से आपको एक बार बता दूं कि वो बिल्कुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क में कि उन्होंने प्रोटेस्ट जो किया था वो वायलेंट था या नॉन वायलेंट था, या फिर इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। सो इन्होंने नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और वहीं से ये जो है ये प्रेसिडेंट बने, उसी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था। तो कहते हैं जब मैंने ये सब चीज़ें देखी, जब मैंने फेस किया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली ही नहीं है, मेरी कम्युनिटी, मेरे पीपल और मेरी कंट्री भी है, उसके बाद जो है उसके बाद आई वॉज वेरी डिटरमाइंड कि अब मुझे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करना है और मुझे वो चीज़ें अपने पीपल को, अपने कम्युनिटी को, अपनी कंट्री को, अपने लोगों को मुझे वो चीज़ें
चीज़ें देनी है जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका बेसिक राइट है। और फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। उनका ये मेन रीज़न क्यों था ये ज्वाइन करने का, क्योंकि वो कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ है फ्रीडम। ब्लैक मैन दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रीडम टू डू एनीथिंग। उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थे, बिकॉज उनके बेसिक राइट्स भी नहीं थे उनके पास। तो ये एक तरह की फ्रीडम ही होती है कि उनके पास फ्रीडम नहीं है कुछ भी करने की, कुछ भी कहने की, कुछ भी सुनने की, कुछ भी पहनने की। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रीडम। तो वो कहते हैं कि जब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि फ्रीडम तो इंडिविजिबल है ही नहीं। आप कोई भी अगर कोई डिसीजन लेते हो, अगर आप देखो स्कूल में भी कई बार जो टीचर है वो टेस्ट लेती हैं, अगर तो वो टेस्ट सारी क्लास का लेती हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो 2 ही बच्चों का टेस्ट लेती हैं या फिर वो 4 ही बच्चों का टेस्ट लेती हैं, ठीक है, वो सबका टेस्ट लेती हैं। ऐसे रिजल्ट भी सबका ही होता है, एग्जाम भी सबका ही होता है। सो सेम चीज़ वो बोलते हैं कि ऐसे ही जो फ्रीडम है वो भी इंडिविजिबल नहीं है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते कि नहीं आप 4 लोगों को फ्रीडम मिलेगी और आप 2 लोगों को फ्रीडम नहीं मिलेगी। फ्रीडम तो इंडिविजिबल है ही नहीं, वो डिवाइड हम कर ही नहीं सकते। तो जब मुझे ये चीज़ समझ में आती है, मैं बिल्कुल टाइम नहीं लेता हूँ और मैं ज्वाइन करता हूँ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। सो यहीं पर ये जो चैप्टर है ये एंड हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव क्लियर्ड हेयर। ऑल्सो ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर्ड in our DNA guides. So for more updations, for more informations, you can go to our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.